वह 6 साल की एक छोटी बहन जिंग तोंग का बड़ा भाई है। दोनों एक किराए के छोटे से घर में अकेले रहते हैं। हर दिन जिंग हाओ को जिंग तोंग की देखभाल करनी पड़ती थी और उसे स्कूल ले जाना पड़ता था। उस दिन बहन को स्कूल छोड़ने के बाद जिंग हाओ उस विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलने गया जो उसकी बहन का इलाज कर रहा था। डॉक्टर ने बताया कि 6 साल की जिंग तोंग के दिल में एक असामान्यता है, जिसके कारण जब भी हवा का दबाव कम होता है उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। जिंग तोंग की यह बीमारी वंशानुगत थी। जब जिंग तोंग छोटी थी तब उनकी माँ भी इसी बीमारी से अस्पताल में भर्ती थी और बाद में उनकी मौत हो गई थी। उस समय जिंग हाओ किशोर था और उसे परिवार का सहारा बनना पड़ा। उनके पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। डॉक्टर ने कहा कि जब जिंग तोंग की उम्र 8 साल से ऊपर हो जाएगी तब उसकी हालत और खराब हो सकती है। इसलिए डॉक्टर ने सलाह दी कि जितनी जल्दी हो सके उसका ऑपरेशन कराया जाए। जिंग हाओ भी चाहता था कि उसकी बहन का ऑपरेशन हो जाए, लेकिन ऑपरेशन के लिए काफी पैसों की जरूरत थी। वह रोजमर्रा में मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता था, जिससे बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती थी। उसी रात जिंग हाओ को अपने दोस्त जियोंग का फोन आया। जियोंग एक गोदाम में काम करता था। उसने जिंग हाओ को बुलाया ताकि उसे वह ढेरों पुराने और बेकार पड़े मोबाइल फोन दिखा सके। जियोंग ने बताया कि ये सभी मोबाइल एक आयात निर्यात व्यापारी के हैं, जो 2 साल से किराया न देने के कारण जेल में है। अब गोदाम खाली किया जा रहा था, इसलिए जियोंग ने जिंग हाओ को सभी मोबाइल 7,000 येन में लेने की पेशकश की। जियोंग को पूरा भरोसा था कि जिंग हाओ इन फोनों को ठीक करके फिर से बेच सकता है और अच्छा मुनाफा कमा सकता है। घर लौटकर जिंग हाओ ने सभी मोबाइलों की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट देखी, जिसमें ज्यादातर फोन क्वालिटी टेस्ट में फेल थे। फिर भी उसने एक फोन को ठीक करने की कोशिश की और अपने अनुभव, उपकरण और कौशल के बल पर फोन को चालू कर लिया। यह देखकर उसने फैसला किया कि वह सारे फोन खरीद लेगा। उसने दुकान की सारी चीजें गिरवी रखकर लोन लिया। अगले दिन वह इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में अपने ठीक किए फोन बेचने गया और मुनाफे की गणना करने लगा। अनुमानित मुनाफा लगभग 900,000 येन था, जो उसकी बहन के ऑपरेशन और भविष्य के लिए काफी था। लेकिन 2 हफ्ते बाद सरकार ने एक नया व्यापारिक कानून जारी किया। अब रिसाइकल किए गए मोबाइल बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो फोन पहले से बाजार में थे उन्हें भी जब्त किया जाने लगा और बेचने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा था। यह नीति जिंग हाओ के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। वह सिर्फ कुछ ही फोन बेच पाया था, बाकी गोदाम में पड़े रहे। तब जिंग हाओ शाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स नामक मोबाइल कंपनी के मुख्यालय गया, जहां उसने मैनेजर लाइपिंग से मुलाकात की। जिंग हाओ ने प्रस्ताव रखा कि वह उन मोबाइलों के पुर्जों को बेच सकता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बड़ी मांग है, लेकिन लाइपिंग ने मना कर दिया। उसे भरोसा नहीं था कि एक छोटे मोबाइल रिपेयरमैन के पुर्जे क्वालिटी टेस्ट पास करेंगे। जिंग हाओ ने दृढ़ता से कहा कि उसके पुर्जे पास होंगे। आखिरकार लाइपिंग ने उसकी बात मान ली और टेस्ट की अनुमति दी। दिन रात मेहनत करके जिंग हाओ ने सभी पुर्जे खोले, अलग किए और एक गाइड बुक भी तैयार की। टेस्ट के बाद नतीजा आया, पुर्जे क्वालिटी टेस्ट में पास हो गए। अब जिंग हाओ फिर लाइपिंग से मिलने गया। उसी समय वहां शाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के डायरेक्टर मिस्टर जाओ आए हुए थे। लाइपिंग ने पिछली बात से मुकरते हुए कहा कि उसने कभी खरीदने का वादा नहीं किया था। जिंग हाओ को वहां से भगा दिया गया, लेकिन जिंग हाओ ने हार नहीं मानी। वह मिस्टर जाओ के पीछे भागा जो ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। वह अपनी बाइक से उनका पीछा करता हुआ स्टेशन तक पहुंच गया और उनसे 10 मिनट मांगे। मिस्टर जाओ ने उसकी बात सुनी और कहा कि वह सभी पुर्जे नहीं बचा सकता। जिंग हाओ ने कहा, अगर मैं बचा लूं तो क्या आप खरीदेंगे? जाओ ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं कोई एडवांस नहीं दूंगा। न मैं फैक्ट्री दूंगा, न मजदूर, और अगर क्वालिटी फेल हुई तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। यह सौदा बहुत जोखिम भरा था। सफल हुआ तो वह करोड़पति बन सकता था, असफल हुआ तो सब कुछ खो देता। कुछ ही दिनों में कर्ज न चुका पाने के कारण उसकी दुकान जब्त हो गई। बाइक बेचनी पड़ी। फिर उसने अपने दोस्त मायूए से काम मांगा, जिसने उसे एक गगनचुंबी इमारत में खिड़कियां साफ करने का काम दिया। इसके बाद जिंग हाओ और उसका साथी लियांग एक जगह फैक्ट्री के लिए कंटेनर किराए पर लेते हैं, 3,000 येन महीना। अब बस मजदूरों की जरूरत थी। एजेंसी ने सेवानिवृत्त लोगों को रखने की सलाह दी। पहली थी कान मोए, जो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन हादसे के बाद उसे सुनाई कम देता है। दूसरा था जोंग, जो पहले मैनेजर था लेकिन लड़ाई के कारण जेल गया था। तीसरा था हांगजी, जो गेम खेलने का शौकीन था, लेकिन अब शादी करना चाहता था और काम ढूंढ रहा था। वह अपने दोस्त चाओ को भी साथ लाया। लियांग ने भी वृद्धाश्रम से कुछ बुजुर्ग लाकर मदद दिलाई। इन सब के साथ नाइस व्यू नामक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फैक्ट्री शुरू हुई। दिन में जिंग हाओ खिड़कियां साफ करता और रात में फैक्ट्री में काम करता।
इस बीच जिंग तोंग की हालत जस की तस थी। उसे रोज दवाई लेनी पड़ती थी। एक दिन जब जिंगहाओ घर लौटा तो उसे किराए के 3 महीने बकाया होने के कारण घर से निकाल दिया गया। अब वह अपनी बहन के साथ फैक्ट्री में रहने लगा, जहां उसने गत्ते के बक्सों से एक छोटा कमरा बना लिया। अपनी बहन की हालत देखकर उसका दिल टूट गया, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह दिन रात मेहनत करता रहा। फिर मकान मालिक ने कहा कि 2 महीने का किराया बाकी है, वरना फैक्ट्री खाली करनी पड़ेगी। भारी बारिश में जिंगहाओ लाइपिंग की कार रोककर उससे 100,000 येन उधार मांगता है। लाइपिंग मना कर देता है और कहता है, मिस्टर जाओ ने तुमसे समझौता इसलिए किया क्योंकि उन्हें तुमसे उम्मीद थी, लेकिन अगर वो आज तुम्हें ऐसे देखें तो क्या वो सम्मान देंगे? यह सुनकर जिंगहाओ समझ गया कि अब उसे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। अगली सुबह बारिश के कारण फैक्ट्री की छत गिर गई और मोबाइल का सारा माल भीग गया। मकान मालिक ने भी कह दिया कि 3 दिनों में जगह खाली कर दो। टूटे दिल से जिंगहाओ ने अपने सभी साथियों को यह खबर दी, लेकिन उसके साथी बोले कि वे वेतन बाद में लेंगे और काम घर से पूरा करेंगे। हम सब परिवार हैं, उन्होंने कहा। कुछ हफ्तों में सभी ने मिलकर काम पूरा किया। क्वालिटी टेस्ट के लिए पुर्जे भेजे गए। कुछ समय बाद शाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने जिंगहाओ को बुलाया। मिस्टर जाओ ने उसकी मेहनत की सराहना की। उनके पुर्जे 87% क्वालिटी रेटिंग के साथ पास हुए थे और उन्होंने 2 साल के लिए 5 मिलियन येन का नया प्रोजेक्ट जिंगहाओ के साथ साइन किया। इतनी लंबी मेहनत और बलिदान के बाद आखिरकार जिंगहाओ की मेहनत रंग लाई।